तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और जो सोशल मीडिया है उसकी दुनिया में अक्सर इस बात की चर्चा होती रहती है। देखिए, भारत में ज़्यादातर शादियां तो अरेंज मैरिज होती हैं। माँ बाप डिसाइड करते हैं कि लड़की किससे शादी करेगी और जो है वो डिसीजन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया वो कास्ट के हिसाब से होता है, रिलीजन, कास्ट, गोत्र, इन सब सिस्टम्स के हिसाब से होता है। इसके अलावा एक जो डेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और डेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है कम से कम शादी से पहले जो डेटिंग की जाती है, मतलब लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं, घूमते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना लाइफ पार्टनर चुन सकें या लाइफ पार्टनर नहीं तो रोमांटिक पार्टनर चुन सकें। तो इस चीज़ के लिए जो है डेटिंग चली है और डेटिंग का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो है इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिवाद बहुत ज़्यादा है और व्यक्तिवाद का मतलब ही ये है कि व्यक्ति अपने लिए जो जीवन है उसका चुनाव खुद करे, क्योंकि जो पश्चिमी सभ्यता है वो ईसाइयत से प्रभावित है और ईसाइयत में एक चीज़ है फ्री विल, यानी कि आप स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सकते हैं। तो वहाँ पे करियर का चुनाव भी व्यक्ति अपने आप करता है, नौकरी का चुनाव भी अपने आप करता है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप के पास 30-30 साल तक जो है लड़कों को लड़कियों को रखा जा रहा है। तकरीबन 18 वर्ष के बाद जो है लोग घर छोड़ देते हैं या तो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तब वो अलग रहने लग जाते हैं। और अगर वो घर नहीं छोड़ते हैं तो किसी परिस्थिति में, क्योंकि घरों के किराए महंगे होते हैं, तो वो अपने माँ बाप को किराया देने लग जाते हैं, कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। ये एक स्टेप होता है कि अब हमें एक व्यक्ति बनना है, एक एडल्ट इंसान बनना है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया में क्या है, या बड़े शरीर जिसे साउथ एशिया कंट्रीज़ कहें, वहाँ पर माँ बाप सब कुछ डिसाइड करके दे रहे हैं। माँ बाप पहले पढ़ा रहे हैं, फिर ट्रैक्टर की आवाज़ थी, तो माँ बाप पहले पढ़ा रहे हैं और फिर जो है सब्जेक्ट कौन सा लेगा बच्चा ये भी डिसाइड कर रहे हैं। फिर कॉलेज में किस में जाएगा इसमें भी उनका दखल है। फिर कॉलेज के बाद लड़का हो या लड़की, दोनों को थोड़ा सा मौका मिल सकता है, अगर नौकरी उनको बाहर मिले कहीं पे, मतलब अपने होम टाउन से बाहर मिले तो थोड़ी देर अलग रहने का मौका मिल सकता है। तकरीबन जो है लड़कियां माँ बाप के घर से सीधा ससुराल में जाती हैं, बीच का कोई स्टॉप नहीं है। लेकिन आजकल पढ़ाई की वजह से और नौकरियों की वजह से जो है बीच में स्टॉप मिलने लगा है, मतलब लड़कियां बाहर रहती हैं, दूसरे शहरों में रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, नौकरियां करती हैं और डेटिंग का जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसको अपनाने लगी हैं। अब डेट करते समय जो है लड़के और लड़कियां दोनों के बीच में ये दिक्कत आती है कि जब लड़के कहते हैं कि लड़कियां हमेशा बैड बॉयज़ की तरफ क्यों जाती हैं, मतलब बुरे लड़कों की तरफ क्यों जाती हैं, और लड़कियां खुद भी ये मानती हैं कि जो है जो नाइस बॉयज़ हैं वो इतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उनकी तरफ इतना आकर्षण फील नहीं होता। पहली बात तो जो खुद को नाइस समझते हैं उनको भी ये जानने की ज़रूरत है कि नाइस होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप किसी महिला को मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, उसके साथ ऐसी कोई हरकतें नहीं करोगे जो नहीं करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये है कि अगर वो रिश्ता ना चले तो आप ऐसे उसे ब्लैकमेल करना, उसे प्रताड़ित करना, हैरेस करना, ऐसी चीज़ें नहीं करोगे। ऐसा माना जाता है कि नाइसनेस सिर्फ इतनी है, मतलब एब्यूज़ ना करना, शोषण ना करना एक ऐसे जेंडर का जो कि आप जितना प्रिविलेज नहीं है, यही बहुत बड़ी नाइसनेस है। लेकिन ये सच नहीं है। नाइस होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को एब्यूज़ ना करो। नाइस होने का मतलब ये है कि आपकी कोई पर्सनैलिटी तो होनी चाहिए। पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ शारीरिक चीज़ें नहीं है कि आपका क्या कद हो, क्या वेट हो, क्या हाइट हो, इससे नहीं है, क्या रंग हो, इससे नहीं है। पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप अपने दिमाग में क्या चीज़ें डाल रहे हैं, आपका दिल किन चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। क्या आपका दिल और दिमाग हमेशा सिर्फ शैलोनेस, खोखली चीज़ों की तरफ बढ़ता है कि हमें पार्टी करनी है, दारू पीनी है, या आपका दिमाग समाज को जानने में, देश को जानने में, दुनिया को जानने में दिलचस्पी रखता है। क्या आपका दिमाग अलग अलग चीज़ों को जानने समझने में दिलचस्पी रखता है? क्या आप फ़न एक्टिविटीज़ करने में दिलचस्पी रखते हैं? फ़न एक्टिविटीज़ का मतलब ये कि
जैसे आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम इंसान हैं और हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ की। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक सिर्फ करियर होना चाहिए, सिर्फ गोल होना चाहिए और उसके अलावा घर परिवार होना चाहिए। हम सिर्फ अपना देखें, इंसान को मनोरंजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो नाइस लोग हैं, जो नाइसनेस में आते हैं, वो एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं अपने पार्टनर के साथ कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। ये जो एक्टिविटीज़ प्लान करने का जो प्रेशर है, वो अपने पार्टनर पर नहीं डाल देते। नाइसनेस का मतलब होता है थोड़ा मैनलीनेस, थोड़ा मैस्कुलिनिटी दिखानी है कि आप जो है चीज़ें प्लान कर सकते हो, आप ट्रैवल प्लान कर सकते हो, हॉलीडे प्लान कर सकते हो, कहीं जाने का प्लान आप बनाते हो एक आदमी के तौर पर। और जो है बहुत सारी नई चीज़ें करने का और बहुत सारी नई चीज़ें जानने का आपको जो है शौक़ है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते रहते हो, उसमें नया जोड़ते रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप वही व्यक्ति हो जो आप 5 साल पहले थे, आपने अपनी नॉलेज में कुछ इजाफा किया है। सिर्फ करियर की बात नहीं है, करियर में तो आप सबको मेहनत करनी होती है, करियर के अलावा भी जो है आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, आप अपने दिमाग का ख्याल रख रहे हैं, आप बुराई की तरफ जो है, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर भी रहे हैं तो भी आप उसमें इंडल्ज नहीं होते जा रहे हैं, मतलब उसके अंदर घुसते ही नहीं चले जा रहे हैं। आप अपने आप को एक अच्छा बैलेंस्ड इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाइसनेस है। अब कुछ लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ अब्यूज़ ना करना नाइसनेस है। अरे देखो, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा, मैं तो किसी को मारता पीटता नहीं, झगड़ता नहीं, और मेरे जैसे अच्छे शरीफ आदमी को छोड़कर जो है ये लड़कियां किसको पसंद कर रही हैं। एक तो कॉन्फिडेंस ना होना भी एक बहुत बुरा कारण है कि इस तरह के लड़के पिछड़ जाते हैं। अगर जो कॉन्फिडेंट लड़के हैं वो 10 लड़कियों को अप्रोच कर रहे हैं, उन्हें भी 9 रिजेक्ट ही कर रही हैं, उन्हें एक है जो डेटिंग के लिए हाँ बोल रही है। इसी तरह से आप जो है आप अप्रोच ही अगर एक को कर रहे हो और उसी ने रिजेक्ट कर दिया, फिर आप ये आपका कॉन्फिडेंस हिल जा रहा है कि नहीं, मेरे को तो कोई पसंद ही नहीं करता, ये बात भी गलत है। अब बात आते हैं लड़कियों पर। लड़कियां कैसे जो है एब्यूसिव लोगों को पसंद करने लग जाती हैं, क्या चक्कर है इस चीज़ का। देखिए, एक तो क्या है कि पैट्रियार्की जो है, सत्तात्मक जो समाज है, वो लड़कों को पहले से ही थोड़ा नार्सिसिस्टिक बनाती है। एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी होती है मानसिक रूप से, जिसमें व्यक्ति अपने आप को सारी दुनिया से, सब लोगों से ऊपर समझने लगता है और सोचता है कि मेरी ज़रूरतें या मेरी इच्छाएं ही सबके ऊपर हावी होनी चाहिए। अब पैट्रियार्की इस चीज़ को जो है इस्टेब्लिश कर देती है, रीइस्टेब्लिश कर देती है लड़कों में ज़्यादा, इसलिए एनपीडी के मरीज़ जो है लड़के ज़्यादा होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़का एनपीडी है और इस तरह की चीज़ें हैं, इसको भी बहुत कैजुअली इस्तेमाल करने लग गए हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को। असल में बात क्या है कि छोटे बच्चे नार्सिसिस्ट ही होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम और थोड़े थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि दुनिया हमारी तरफ ही घूमती है। जैसे विकास दिव्य कीर्ति ने बताया था कि एक उसमें कि छोटे बच्चे को लगता है कि अरे तुम मेरे दोस्त को नहीं जानते, वो मेरी क्लास में इतनी बड़ी बात है कि तुम मुझे नहीं जानते, मेरे दोस्त को नहीं जानते। मतलब छोटे बच्चे का संरचना ही ऐसे की है कि उसे लगता है कि दुनिया मेरी चारों तरफ घूमती है, मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, कैसे करूं, कहाँ जाता हूं, मेरे कितने दोस्त हैं, सबको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि बच्चे टेंट्रम्स करते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो चाहे उन्हें कोई परेशानी ना हो तो भी वो रोना चिल्लाना इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, खासतौर पे भारत जैसे समाज में जहाँ पे जेंडर बैलेंस बिल्कुल नहीं है, मतलब दोनों जो स्त्री और पुरुष हैं, लड़के और लड़कियां हैं, उनमें गैर बराबरी है, समाज उन्हें बहुत गैर बराबरी की नज़र से देखता है, तो लड़के अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडियोस मानने लगते हैं कि बहुत सुपीरियर मानने लगते हैं। अब इसकी वजह से जो है जो रिजेक्शन है उसको भी या तो वो दिल पे ले लेते हैं, या जो रिजेक्शन है उसको हार्मफुल चीज़ बना लेते हैं, या तो सेल्फ हार्म पे चले जाते हैं, खुद को ही परेशान करना, नुकसान करना। लड़की छोड़ के चली गई, आपने दारू पे दारू पिए जा रहे हो और या फिर दूसरों को हार्म करना, अरे मुझे छोड़ के चली गई, मैं तेरे वीडियोस लीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इतनी डरावनी है कि इस वजह से जो लड़कियां हैं वो
पहले ही बहुत झिझक रखती हैं कि हमें डेटिंग बहुत चुन चुन कर करती हैं। अब क्या है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, ये भी इस तरह का एब्यूसिव लोग जो होते हैं, वो इस तरह से एब्यूज़ करते हैं कि वो 90% लोगों को अच्छा ट्रीट करेंगे, लेकिन जो इंसान उनकी ज़िंदगी में वल्नरेबल है, उनसे कमज़ोर है, उनका इंटीमेट पार्टनर है, उसको एब्यूज़ करेंगे। तो जब लड़कियां किसी कॉन्फिडेंट लड़के की तरफ आकर्षित होती हैं जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत लड़कों में पॉपुलर है, लड़कियों में पॉपुलर है, और उसकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स हैं या बहुत सारी लड़कियां उसे डेट करना चाहती हैं, ऐसे लड़के को देख के वो सोचती हैं कि जो है ये व्यक्ति इतना अच्छा है, इतना कॉन्फिडेंट है, इतना सुलझा हुआ है, इसकी नॉलेज इतनी अच्छी है, इसको बहुत चीज़ों के बारे में पता है। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो चार्मिंग होते हैं, जो बैड बॉयज़ निकलते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं। दे नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, दे नो हाउ टू हैव फन, दे नो हाउ टू मेक laugh, they have a good sense of humor as well, they are confident and they have built this confidence by approaching women multiple times, to so many women। तो उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी होती हैं। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं कि जब लड़कियां इनकी तरफ आकर्षित होती हैं, तब ये बहुत जेंटलमैनली बिहेव करते हैं। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इंसान मुझे मिल गया है और ऐसा मिल गया है, ये इतना अच्छा है, हो इसके थॉट्स इतने अच्छे हैं, ये इतना पॉपुलर है, इतना सक्सेसफुल है, इसका जो है चार्मिंग पर्सनालिटी है, इस तरह के लोग। लेकिन जब आप उनके साथ रिश्ते में आ जाते हो, तब वो एब्यूज़ का साइकिल शुरू होता है। और एब्यूज़ का साइकिल जो है वो हॉट एंड कोल्ड तरह होता है। हॉट मतलब एक बार आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात या हरकत करना, मारना पीटना, और फिर जैसे ही वो घटना बीते, उसके बाद जो है आपको से सॉरी मांग लेना या दोबारा प्यार का इजहार करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हॉट एंड कोल्ड के अलावा भी एक मेथड ये होता है कि पुश एंड पुल। इसे कई तरह से कहा जाता है कि पहले आप किसी को धकेल रहे हो अपनी तरफ से, जाओ जाओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हाँ हाँ मेरी ही गलती है, मुझे तुमसे दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। आप किसी को पुश कर देते हो, पर जब उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, वो तो उसके दिमाग में वो अच्छा वाला लम्हा चलता है कि उसने मुझे कितना प्यार दिया, कितना ज़्यादा एंटरटेन किया, कितना अपने दोस्तों से मिलवाया, कितना खुश रखा था। तो फिर जैसे ही वो व्यक्ति दूर जाने लगता है, उसको वापस पुल कर देते हैं, उसके दिमाग में वापस वही चीज़ें डाल के कि देखो मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हूँ। तो ये जो अब्यूज़ वाले लोग होते हैं ना, इनका आकर्षण अलग ही होता है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ बेवकूफ़ हैं, बात यह है कि ये लोगों का जो बाहरी दिखावा होता है, कहते हैं जैसे कथनी और करनी में अंतर, वो इसी तरह का होता है कि इनकी जो बाहरी इमेज है वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती है, और लेकिन ये अंदरूनी तौर पर एक दो लोगों के लिए बहुत बुरे होते हैं। अब इसमें भी कुछ कहें कि ये मानसिक बीमारियां हैं। देखिए, मानसिक बीमारियां तो हो सकती हैं, लेकिन ये चालाकी भी है। जैसे किसी आदमी को, किसी लड़के को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कभी भी अपने बॉस को नहीं पीटता, वो कभी भी अपने बाप को नहीं पीटता, अपने भाई को नहीं पीटता, या अपने किसी ऐसे दोस्त को नहीं पीटता जिसके साथ उसको फ़ायदा हो रहा है, जिसके साथ जुड़ने से वो जॉब कर पा रहा है, या जिसके साथ जुड़ने से वो बिज़नेस कर पा रहा है, या जिसके साथ जुड़ने से वो कोई गिग कर पा रहा है। अगर वो कोई मीडिया रिलेटेड इंसान है तो अपने दोस्तों के साथ उसका व्यवहार हमेशा सही रहता है। तो उसके दोस्तों को यकीन ही नहीं होता कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन और अगर यकीन हो भी जाए तो भी जो है कई बार समाज में इस तरह के लोग होते हैं कि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये लेडीज़ को पर्सनली मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा है ना, हमें तो इसके होने से फ़ायदा है ना, हमें तो सब सही है ना। इसलिए बॉस ये जानते हुए भी कि उनका कोई एम्प्लॉय एब्यूसिव है टू हिज पार्टनर, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो जॉब में तो अच्छा है ना। इसी तरह से उसके दोस्त भी उसको अप्रिशिएट करेंगे, जानते हुए भी कि ही इज़ वेरी अब्यूसिव टुवर्ड्स हिज पार्टनर। Still they promote him, they like him, they give him stage if they are in any gig working, तो any social media context, चाहे टीवी हो, फिल्म हो, मीडिया हो, स्टैंड अप हो, कुछ भी हो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो
ग्रैंडियोस पर्सनैलिटी होती है उनकी बाहर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, और जिसके साथ वो इंटीमेट होते हैं उनके साथ उनका जो बर्ताव है बहुत बुरा होता है। अब पावर इम्बैलेंस इस सोसाइटी में ऐसा है कि जो अब्यूज़ हुई हैं लड़कियां, वो जाके कुछ कह ही नहीं पाती हैं, ना तो पुलिस में कह पाती हैं, ना मीडिया में कह पाती हैं। और अगर कह भी दें, मान लीजिए उन्होंने केस भी कर दिया या मीडिया में भी कुछ कर दिया कि ये व्यक्ति मुझे ऐसा कर रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे आप नेपाली स्टूडेंट वाली जो बात कर रहे हो, एक यूनिवर्सिटी में एक नेपाली लड़की का एक लड़के के साथ अफेयर था। वो लड़का बार बार उसको जो है अब्यूज़ कर रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हारे वीडियोस लीक कर दूंगा, फ़ोटोज़ लीक कर दूंगा, क्योंकि वो लड़की उसके अब्यूज़ से तंग आ गई और वो रिश्ता तोड़ना चाहती है। पर ये जो व्यक्ति है ये तोड़ना नहीं चाहता, तो उसको ब्लैकमेल करता है। अब क्या है कि वो लड़की यूनिवर्सिटी में शिकायत करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पुलिस में शिकायत करती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पावर स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है कि आदमी के पक्ष में है। जो लोग बोलते हैं कि लॉ औरतों के पक्ष में है, उन्हें वाकई में जो है अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा नहीं है। जैसे मीटू की बात कर लीजिए, आप मीडिया में कितनों का मीटू उठा के देखेंगे, क्या फ़र्क पड़ा उनके करियर पे? क्या किसी के करियर पे, किसी की लाइफ पे कुछ फ़र्क पड़ा? तो जो असली चीज़ें होती हैं, अब एक दो झूठे होंगे, कितने झूठे होंगे? क्या सबके सब झूठे हैं जितने भी मीटू हुए थे मीडिया में? तो पर क्या फ़र्क पड़ा? फिर भी वो उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही है, उनकी करियर ऐसे ही चल रही है, उनको फिर भी नई नई लड़कियां रोज़ मिल रही हैं। तो इस तरह से जो है डेटिंग के सिनेरियो में लड़कियों को ये समझने की ज़रूरत है कि जिसकी रेपुटेशन ख़राब है, जिसके बारे में ज़रा सा भी ये है कि ये आदमी एग्रेसिव है, ये मत समझिए कि उसका एग्रेशन उसका मैनली कॉन्फिडेंस है, और उस एग्रेशन पे आपको अट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो उनका एग्रेशन सबसे ज़्यादा उनके इंटीमेट पार्टनर पर आएगा, यानी कि आप पर आएगा। और अब्यूज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जो है, मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं। मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड थी कि जो किसी लड़के की मोहब्बत में थी जो कश्मीर से था, और वो लड़का उससे पैसे भी मांगता था, उससे शादी भी नहीं कर रहा था, और जो है उससे ब्रेकअप भी नहीं कर रहा था। और जब ब्रेकअप हो जाता था तो ये रो पीट के फिर दोबारा पैचअप हो जाता था। और ये है, इस तरह से कर करके उस लड़के ने उस लड़की के 7-8 साल बर्बाद कर दिए। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा किस्सा नहीं है। आप डेटिंग कर किस ले रहे हो? अगर आप कौन सी स्टेज में हो, कौन सी लाइफ की स्टेज में हो? आप डेटिंग अगर लाइफ पार्टनर के लिए कर रहे हो तो कितने साल आप वेट करोगे? कब आपको समझ में आएगा कि ये आपसे शादी नहीं करने वाला है या नहीं करना चाहता है? ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड थी जो एक लड़के के साथ डेट कर रही थी। अब वो जो लड़का है 3-4 साल तक उस लड़की को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी टालता रहा कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे घर में अब ये प्रॉब्लम है। फिर कहता कि नहीं मेरी बहन की शादी करनी है। फिर बहन की शादी करने के बाद बहन का कुछ नहीं चला तो बहन का डिवोर्स होने लग गया, या बहन को तकलीफ़ हुई शादी में तो कहा नहीं अभी मेरा फैमिली इस चीज़ से गुज़र रहा है। तो इस तरह से उस लड़के ने उस लड़की की लाइफ के काफ़ी साल बर्बाद कर दिए। और ये भी एक तरह का अब्यूज़ है कि आप सामने वाले व्यक्ति का टाइम बर्बाद करे जा रहे हो, उसका टाइम निकाले जा रहे हो। क्योंकि जो है, जो लड़का हो या लड़की जो इस मकसद से डेटिंग करते हैं कि उन्हें लाइफ पार्टनर चाहिए, उन्हें तो लाइफ पार्टनर चाहिए ही ना, उन्हें तो लाइफ में कोई चाहिए। अब आप उसका टाइम ख़राब करे जा रहे हो। अब ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल एज में होते हैं, 40s में है, 50s में है, दे आर सिंगल, ईदर दे आर डिवोर्सी और दे हैव नेवर बीन मैरिड। इस तरह के लोग जो है काफ़ी क्लियरली दे आर नॉट लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर। मैनी ऑफ देम, इट्स नॉट लाइक दैट एवरीवन, बट मैनी ऑफ देम आर नॉट लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर, दे आर लुकिंग फॉर पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर्स। अब किसी को रोमांटिक पार्टनर चाहिए तो उस लड़की को लगता है कि सामने वाले को भी रोमांटिक पार्टनर चाहिए। लेकिन कुछ लोग जिनकी उम्र बढ़ जाती है, चाहे वो 50 के हों चाहे 55 के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेंटली बहुत छोटे रह जाते हैं, तो उनको रोमांटिक पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं है। उनको बस
जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं उनकी गिनतियाँ बढ़ानी है। जी हाँ, ये जो है ये भी जो सोच है काफ़ी कुछ लड़कों में है जो सेक्स को एज़ एन अचीवमेंट देखते हैं कि मैंने कितनों के साथ कर लिया, ये मेरा अचीवमेंट है। तो उसे बड़ा डिग्रेडिंग तरह से समझते हैं कि अगर मैंने किसी के साथ सेक्स किया है तो मेरी वैल्यू बढ़ गई है। लड़का सोचता है, आदमी सोचता है कि मेरी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन क्योंकि मैंने उस औरत के साथ या उस लड़की के साथ सेक्स कर लिया तो उसकी वैल्यू घट गई है। तो इस तरह से अपनी ये मतलब 15-16 साल वाली मेंटालिटी ना, ये 55 साल तक भी, 60 साल तक भी, 70 साल तक भी चला सकते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो इसमें लड़कियां कर क्या सकती हैं, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ये चीज़ें कर क्या सकते हो। पहली बात तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखो कि आप किस लिए कर रहे हो। यू आर डूइंग दिस फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। जैसे कुछ लोगों को ये पता होता है कि भाई 3 साल बाद मैंने ये कॉलेज कंप्लीट कर लेना है, मैंने कहीं और चले जाना है, तो वो मीनवाइल अगर किसी रोमांटिक पार्टनर को पसंद करते हैं तो वो बता देते हैं कि लेट्स सी, हम 3 साल तक तो हैं, बाद में देखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की ने लड़के के 10 साल बर्बाद करा दिए। इसमें एक शादी वाला किस्सा भी मैं जोड़ देती हूँ। एक लड़की जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ाई करके फॉरेन कंट्री चली जाती है, यहाँ के एक लड़के से शादी करके। अब वो लड़का ऐसी जॉब करता था, ऐसी गवर्नमेंट जॉब करता था कि वो जा नहीं सकता था उसके पीछे, और वो लड़की 8 साल उस लड़के के ख़राब कर देती है, क्योंकि वो हर साल आती थी छुट्टियों में, कुछ समय अपने हस्बैंड के साथ बिताती थी, फिर चली जाती थी। ज़िंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही थी, ना बच्चे हो रहे थे, ना लाइफ वो एक दूसरे के साथ काट पा रहे थे। तो इस तरह से ना एक दूसरे के टाइम वेस्टर्स भी इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप डेट कर किस ले रहे हो। डेट आप कुछ समय के लिए कर रहे हो, रोमांटिक पार्टनर के लिए कर रहे हो, या यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, यू आर लुकिंग फॉर योर इमोशनल वेलबींग, सेक्सुअल नीड्स किस लिए कर रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए। फिर सामने वाले को आप कितना दोगे, कितना टाइम दोगे। 3 साल बाद भी अगर आपको लगता है कि यस ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि इसको मैं एज अ वाइफ चाहिए या नहीं, या फिर ये बंदी डिसाइड ही नहीं कर रही है कि मैं मेरे से शादी करेगी या नहीं, तो आप जो है एक प्लेस होल्डर हो, आपने एक दूसरे का टाइम ख़राब किया है। अब ये भी घटियापन कईयों में है कि डेटिंग करनी है, कूल बनना है, और अल्टीमेटली शादी के टाइम सब जात बिरादरी याद आ जा रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे झूठे और मक्कार लोग भी हैं। तो बैड बॉयज़ का क्या है, मैंने आपको बताया। ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग जो एक साथ 10-10 लोगों से बात करते हैं, घिरे रहते हैं, हा ही हो रही होती है, लड़कियां लड़के सब उनको घेरे होते हैं, उनसे बहुत सारी लड़कियां डेट करना चाहती हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए अगर आप अपनी वेलबींग चाहते हैं तो, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो जो जिनका ज़्यादा ग्रैंडियोस पर्सनालिटी है वो पर्सनली एब्यूसिव हो सकते हैं, क्योंकि पावर इम्बैलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, उसके पास ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं, 10 लड़कियां उसको डेट करने के लिए तैयार हैं। और आपने अगर उसके एग्रेशन के बारे में सुना है कि इस आदमी को गुस्सा बहुत आता है, जिस आदमी को ज़्यादा गुस्सा आता है वो गुस्सा सबसे ज़्यादा अपने सेक्सुअल पार्टनर पर निकालेगा। तो इन चीज़ों से किस तरह से बचना है, ये जो जानकारी मैंने दी, ये कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, कुछ अनुभव से दी। होपफुली ये बैड बॉयज़ क्या है, ये डेटिंग का क्या चक्कर है, आपको बातें अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपको ये चैनल और इस चैनल पे जो मैं ये बातें रख रही हूँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।